कैंपस के बाद बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। जी जी हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रविंदर जी, विनीता तोली मैम है, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं जी जी IQAC की, और पूरे इस FDP का नेतृत्व कर रही हैं। अच्छा। और सर भी हैं। प्रिंसिपल सर आल्सो ज्वाइन। सर हैज आल्सो ज्वाइन। हमारे प्रिंसिपल सर भी प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जुड़ गए हैं। अच्छा। बहुत ही लिटरेरी और जो तमाम जो कल्चरल एक्टिविटीज में हमारे यहाँ नाटक की टीम ऐसी है कि कई लोग यहाँ से निकले हैं, राजकुमार राव से लेकर के और जसप्रीत जैज और बहुत सारे बच्चे आज भी निकल रहे हैं, तो उसमें सर की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या बात है। तो मैं बिना समय गवाए अब शुरू करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय तथा पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग सेंटर रामानुजन महाविद्यालय द्वारा सिनेमा, समाज और शिक्षा विषय पर आयोजित इस 2 साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स के 9वें दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ कोविड की परेशानी है और उस बीच में हम लोग सिनेमा पर लगातार बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से अपने मनोबल को भी बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस सत्र के हमारे गेस्ट वक्ता है चर्चित स्क्रीन राइटर और गीतकार रविंदर रंधावा जी। हमारी टीम की, हमारे प्राचार्य महोदय की ये कोशिश रही है कि इस रिफ्रेशर कोर्स में जो अकादमिक डिस्कोर्स करने वाले हैं, सिनेमा पर जो अकादमिक डिस्कोर्स करने वाले बुद्धिजीवी हैं, उसके अलावा जो सिनेमा के भीतर रह करके काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो गीतकार हो, स्क्रीन राइटर हो, या फिर वे पत्रकार हो जो फिल्म पर लिखते हैं, उन सबको इस मंच पर लाया जाए ताकि फिल्म की सैद्धांतिकी के साथ साथ उसके व्यवहारिक तमाम पहलुओं की जानकारी हमें मिल सके। आज लगभग हर विश्वविद्यालय में सिनेमा की पढ़ाई हो रही है और निस्संदेह इससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रंधावा जी को मैं अपने वक्तव्य के लिए बुलाऊं उससे पहले मैं संक्षेप में उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। रविंदर रंधावा जी बॉलीवुड के गंभीर लेखक के रूप में, गीतकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। मुंबई जाने से पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कोरियन भाषा में ग्रेजुएशन और MA किया, साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली। रविंदर जी ने शुरुआत में प्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश झा के साथ मिलकर आरक्षण और सत्याग्रह जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। पिछले वर्ष कश्मीर की पृष्ठभूमि पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म आई थी, आपको भी याद होगा, हामिद। और इस फिल्म की पूरी कहानी स्क्रिप्ट राइटिंग रविंदर जी ने की थी। जिन्हें कश्मीर में दिलचस्पी है उन्हें जरूर इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और बेस्ट फीचर फिल्म इन उर्दू का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। अभी रविंदर जी की इसी वर्ष आने वाली फिल्म है पिप्पा, तो बिल्कुल एक अलग विषय पर है। आप देखिएगा उसको, संगीत उसका AR रहमान ने दिया है और जल्दी ही अमेजन पर एक मेगा शो भी आने वाली है जिसकी राइटिंग रविंदर जी ने की है। रविंदर रंधावा गीत लेखन में भी अलग पहचान बनाते हैं, अलग पहचान रखते हैं, जिसका प्रमाण है राम सिंह चार्ली, कलर ऑफ लाइफ, फिल्मिस्तान और अनारकली ऑफ आरा आदि फिल्मों के गाने। अनारकली ऑफ आरा अगर फिल्म आपने देखी हो तो वो क्लाइमेक्स का गाना याद कीजिए, छतिया पे रख के तू चला दे बंदूकिया की, अब के गुलामिया के ना ना ना, तो उसी क्लाइमेक्स में उसका अंत भी था। रविंदर जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है। आज आप बहुत ही गंभीर विषय मैन्युफैक्चरिंग नैरेटिव, कैसे नैरेटिव
के निर्माण किए जाते हैं फिल्मों में, विज्ञापनों में, उस पर वो अपना वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। अगर मौका मिला तो स्क्रिप्ट राइटिंग का कुछ गुण भी उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं रविंदर जी का अपना वक्तव्य देने के लिए। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं जो भी मतलब आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ करूँ, मैं आपको बता दूं मैं मतलब ना तो एकेडमिक हूँ ना टीचर हूँ, और अमूमन मैं सिर्फ चूंकि एक प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं मेरा पर्सपेक्टिव पूरा वैसा हो, एक प्रैक्टिशनर की तरह मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा मतलब एक लेक्चर की तरह ना करके 10-15 मिनट में बोलूँ, और उस पर अगर हम बातचीत करें तो शायद बेहतर कम्युनिकेशन हो सकेगा, बेहतर हम समझ पाएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको एक लेक्चर की तरह ना समझें, मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग आपको मतलब फिल्मों में भी काम किया है मैंने एडवर्टाइजिंग का काम भी किया है, थोड़ा बहुत मैंने नाटक भी किया है, तो छोटा छोटा एक्सपीरियंस मुझे बहुत सारी चीज़ों का है। तो उसके बेसिस पे जिस तरह से नैरेटिव को समझा है मैंने पर्सनली, और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है हमने प्लेटो को, ग्राम्स्की को, जिन्होंने लिखा है स्टोरी पे, ड्रामा पे, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात रखूंगा। उसके बाद कोर्स हम इस पे बातचीत कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल होंगे डिस्कशन कर सकते हैं उसको लेकर। भाषा आप जो बोले, आप अगर आप चाहे अंग्रेजी या हिंदी, आप जैसा बोले। बिल्कुल मिक्स करके आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि कहानी की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले मतलब ये समझना जरूरी है कि स्टोरी आखिर होती है। व्हाट इज स्टोरी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से स्टोरी एंड एन इंसिडेंट, एक इवेंट? क्या चीज है जो किसी चीज को कहानी बनाती, और क्या चीज है जो किसी चीज को कहानी नहीं बनाती? तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेके, आज आपने आम खाए, गर्मी का मौसम आ रहा है, आपने आम खाए होंगे। अब ये सिर्फ एक छोटा सा इवेंट है, ये कहानी नहीं। लेकिन आम खाने के बाद अगर आपके पेट में दर्द होने लगे, फिर आपको अस्पताल लेके जाया जाए, अस्पताल में कोविड का माहौल है, आपको जगह ना मिले, और वहां कुछ ऐसी घटना हो, दुर्घटना हो, तो ये एक कहानी का फॉर्म लेती है। छोटी सी घटना जो है, या आपके जीवन का एक छोटा सा इवेंट, जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आम खाने के बाद आपके पेट में दर्द होने लगा, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप मान लीजिए फला जगह घूमने गए, आप बम्बई में बैंड स्टैंड गए, समंदर देखा, वापस आ गए, आप इवेंट है वो। लेकिन आप बैंड स्टैंड गए, और फिर अगर कोविड का एग्जांपल है, पुलिस आ गई, पुलिस ने आपको रिक्वेस्ट किया, या किसी आपके पास के को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बहस की, बहस के बाद मामला बढ़ गया, उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वगैरह वगैरह, तब वो एक कहानी बनती है। कहने का मतलब ये है कि एनी इवेंट when there is a conflict, it turns into a story. If there is no conflict, there is no story. आपकी या मेरी अमूमन दिलचस्पी नहीं होगी इन चीज़ों पर। हमारी दिलचस्पी उन चीज़ों में होती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है उसमें हमारी अमूमन दिलचस्पी नहीं। तो डे टू डे लाइफ में मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको कहानियां सुनना अच्छा लगता है, और हम सब स्टोरी टेलर्स। हो सकता है मैं प्रोफेशनली लिखता हूँ, आप प्रोफेशनली ना लिखते हैं, लेकिन कहानियां हम सब बोलते हैं। कुछ लोगों में बहुत कमाल का एक स्टोरी टेलिंग का स्किल होता है, आपके दोस्त होंगे, आप होंगे, जब वो एक छोटी सी घटना भी बताते हैं आपको, तो उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे, उसका एक सेटअप बनाएंगे कि फला जगह जा रहे थे, वहाँ मौसम बड़ा अच्छा था, उसके फला आदमी मुझे मिला, उसके साथ ये बातचीत हुई, और मुझे बाद में पता चला कि ये मेरा रिश्तेदार निकला, और उसका एक फाइनल में एक एंड भी हो, तो उसको स्ट्रक्चर करना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टोरी टेलिंग का जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, वो है गॉसिप, चुगली बोलते हैं जिसको हिंदी में। मुझे लगता है तकरीबन सारे लोग गॉसिप करते हैं। मतलब अगर कोई ये बोले कि हम गॉसिप नहीं करते हैं, मेरे लिए मानना मुश्किल होगा, क्योंकि मोर और लेस बातचीत करना, कहानियां गढ़ना, कहानियां बोलना दूसरों के बारे में, जब the moment you start telling something about somebody else, let's say in a good way, in a bad way, in a judgmental way,
that still becomes a story, right? तो आपने देखा होगा कि कई लोग जब आपको किसी के बारे बताते हैं, और गॉसिप भी बोल रहे हैं उसको हम फिलहाल, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, और उसमें कई बार वो कुछ एलिमेंट्स जोड़ते हैं, जिसको चालू भाषा में, पॉपुलर लैंग्वेज में हम मसाला भी बोल सकते हैं। एक और अगर, बट इफ यू आस्क मी, आई विल से दे ऐड अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स टू अ स्टोरी, एंड देन इवन समथिंग एज बेसिक, एज मंडेन एज गॉसिप becomes a story. अब अगेन अगर आप गॉसिप को देखेंगे तो वो कहानी कैसे बनती है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि उनके बच्चे को 90% मार्क्स मिले हैं लेकिन उसने इम्तिहान में चोरी की, फॉर एग्जाम्पल। अब ये हो सकता है सरासर झूठ हो, लेकिन उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट क्या है कि वो बच्चा 90% नंबर तो लेकर आया है लेकिन चोरी करके लेकर आया। उनके घर में बहुत सारा सामान है, बहुत महंगा सामान है, विदेश का सामान है, लेकिन उन्होंने कभी खरीदा नहीं। वो सारा सामान जो है उनके मामा ने, उनके चाचा ने दिया, या मान लीजिए हमारे अगर कल्चरल रेफरेंस में हम बोलें कि दहेज में मिला। तो कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट ऐड करके किसी कहानी को थोड़ा मजेदार बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ड्रामेटिक बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ स्टोरी। जब भी हम नैरेटिव बनाते हैं, कहीं भी अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, वो कहानी दिलचस्प नहीं हो सकती। अब कहानियों में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मान लीजिए एक लव स्टोरी है, तो इन लव स्टोरी नॉर्मली आपको दोनों कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पे जात को लेकर झगड़ा हो सकता है, जहाँ रीजन को लेकर झगड़ा हो सकता है, भाषा को लेकर झगड़ा हो सकता है, और वो क्लास को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि दो प्रेमी आपस में नहीं मिले। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि आपको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया कि आपकी आदतें, आपके टेस्ट, आपके ख्याल, आपके राजनीतिक विचार बहुत अलग अलग। ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर किसी लव स्टोरी में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को मिले और आराम से उनकी शादी हो, आपको इस कहानी में, ये कहानी नहीं बनी मेरे हिसाब से, इसमें आपको इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं। ये एक इवेंट होता है क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसको कैसे, जब प्रोफेशनली जब कोई कहानी लिखता है, वो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट लेता है, वो मिथ को इस्तेमाल करते हैं, वो स्टीरियोटाइप्स को इस्तेमाल करते हैं, स्टीरियोटाइप्स को इस्तेमाल करते हैं, आर्किटाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा जिस चीज से फेमिलियर होते हैं उस चीज को समझना हमारे लिए आसान होता है, उस चीज से आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और इस समय जो कंटेम्प्रेरी माहौल है देश का, उसमें कुछ सूरत हाल ऐसे हैं कि वी ओनली बिलीव इन थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो। तो एक हमारा मेंटल स्टेटस को, सो टू स्पीक, उसके इर्द गिर्द अगर आप जाते हैं, उसके अलावा आप कितने भी सबूत किसी के सामने रखते हैं सही और गलत के या ऑब्जेक्टिव होने के, वो कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो उस तरह का एक मेंटल स्टेटस को है, और मुझे लगता है शायद रहा होगा, लेटेंट रहा होगा, वो बहुत ज्यादा उसको एक वॉइस मिला है। वहां पे मिथ्स को यूज करना, वहां पे स्टीरियोटाइप्स को यूज करना ऐसे समाज में बहुत आसान हो जाता है। अब आप एडवर्टाइजिंग का फॉर एग्जाम्पल, आप एक फेयरनेस स्क्रीन का एग्जाम्पल लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे फेयरनेस क्रीम फेयर का इस्तेमाल करती है। फेयर एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। ये इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं मतलब दिखता है। वो चाहे पॉलिटिक्स हो, फिल्म मेकिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, टेलीविजन हो, उसमें किसी भी कहानी में अगर फियर का एलिमेंट है, इनसिक्योरिटी का एलिमेंट अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सक्सेसफुली बिकता है। तो आप काले रंग को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और फेयरनेस स्क्रीन की ट्रेजेक्टरी देखिए इंडिया। कुछ 50 साल से ज्यादा हो गए कि फेयरनेस स्क्रीन्स इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती हैं, और लड़के भी लगाते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई जेंडर्ड सी चीज है कि सिर्फ लड़कियां लगाती हैं, महिलाएं लगाती हैं। अगर आपको याद होंगे कुछ टीवी सीरीज फेयरनेस स्क्रीन्स के, तो अमूमन आपने देखा होगा कि एक लड़की है
जो इंटरव्यू देने जा रही है लेकिन सिलेक्ट नहीं होती, एक लड़की है जो शादी करना चाह रही है, उसकी कुंडली नहीं मिल रही है, एक लड़की है जो कई बार स्पोर्ट्स पर्सन बनने की कोशिश कर रही है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ होता है, उसके पास फेयरनेस क्रीम आ जाती है, वो फेयरनेस क्रीम लगाती है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाती है और उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। उसी तरह वो फेयरनेस क्रीम लगाना शुरू करती है और आपको बड़ा वो फेमस लाइन याद होगी कि कुंडली मिल गई। अब ये जो टीवीसी है वो बहुत कुछ कर जाता है। हमारे लिए वो 30 सेकंड का एक टीवीसी होता है, लेकिन सबसे पहले वो एक पूरे जेंडर के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश करता है। आप किसी चीज को खरीदते कब हो? जब आपको डर लगता है। आप दवा तब खरीदते हो जब आपके सर में दर्द होने लगता है, राइट? तो या आपको बहुत बुखार हो जाता है और आपको लगता है कि अब मैंने अगर दवा नहीं ली तो शायद स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। Now how they use myths about skin और वो फेयरनेस क्रीम बेचते हैं। इनसिक्योरिटी कैसे, फियर कैसे सेल करते हैं कि अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेड है। अगर आप कुछ गाने पुराने याद करेंगे, एक बड़ा फेमस गाना था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। अब आप ये कंपैरिजन देखिए कि हम काले हैं लेकिन क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। फिर वो दूसरा एक गाना आपने सुना होगा जहाँ पे वो गाना है कि गोरी हो काली हो जैसी भी हो समथिंग कैसी भी दुल्हन दिला दे। कॉन्स्टेंट स्किन कलर को लेकर कॉन्स्टेंटली इंडिया में एडवर्टाइजिंग में, सिनेमा में, गीतों में आपको रेफरेंसेस मिलेंगे और वन साइडेड रेफरेंसेस मिलेंगे। इसका मतलब वही है कि हम काले हैं बट हम दिल वाले भी हैं। मतलब काला होना लाइबिलिटी है, लेकिन आप ये भूल जाइए कि हम काले हैं, आप ये याद रखिए कि हम दिल वाले हैं। और एक आदमी जो शादी करना चाह रहा है वो इतना डेस्परेट है, वो बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर गोरी लड़की नहीं मिल रही है तो आप काली लड़की से ही मेरी शादी करा। अब देख रहे हैं एक कंपैरिजन हो रहा है। अब ऐसे समाज में जहाँ ऐसे गाने कई बार अनकॉन्शियसली भी गुनगुनाए जाते हैं, वहां पे ये मिथ जो है स्किन का, ये मिथ बिल्कुल मतलब ओवरवेलमिंग मिथ है। आज मतलब एज वी स्पीक हो सकता है कि थोड़ा बदलाव आया हो, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। ऐसे में एक आदमी अगर इस देश के अंदर फेयरनेस क्रीम बेचता है तो उसके लिए एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना कि अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको शादी नहीं होगी आपकी, या अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको लोग बुली करेंगे, जो कि किया भी जाता है। एक अजीब सा कल्चर है इंडिया में जहाँ पे कोई काला है तो उसका नाम कालू रख देते हैं, कोई लंगड़ा है तो उसका नाम लंगड़ू रख देते हैं, है ना? अब मुझे पता नहीं उसका इंटेंशन क्या है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्टेबल सी चीज है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके ऐसे नाम। वैसे में एक फेयरनेस क्रीम के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो एडवर्टाइजिंग यूज करता है वो है गिल्ट। तो आप देखिए, एक तरफ वो मिथ यूज कर रहा है जो ऑलरेडी समाज में, एक तरफ वो डर यूज कर रहा है और इनसिक्योरिटी यूज कर रहा है। गिल्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो हमेशा यूज करता है। अगेन एज अ सोसाइटी, स्पेशली इंडिया को अगर आप देखेंगे तो हमारे अंदर गिल्ट बहुत जल्दी आता है। एक कल्चरली हमको बहुत गिल्ट आता है कि फला की मदद नहीं की हमने, हमको गिल्ट आ जाएगा। हमने बच्चों को अच्छे से परवरिश नहीं की हमने बच्चों की, उसका गिल्ट हमेशा आ जाएगा। मतलब तमाम गिल्ट एक ओवरवेलमिंग इमोशन है इंडिया के अंदर। ऐसे में आप जब एक हेल्थ ड्रिंक का एड देखते हो तो उसमें एक माँ होती है जो अपने बच्चे को एक हेल्थ ड्रिंक दे रही है, और हमेशा वो माँ होती है, वो पिता नहीं होता है। अब उस माँ की जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे की हड्डियां जो है वो मजबूत रहे। और वो आपने देखा होगा हाइट को लेकर विजुअल क्या है, एक बच्चा इतना है फिर मार्क करके कितना बन रहा है, फिर इतना बन रहा है, वो सारी जिम्मेदारी माँ की। अब जब एक माँ देख रही है इस टीवीसी, उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि प्रॉब्ली आई एम मिसिंग समथिंग। मेरा जो अपब्रिंगिंग है अपने बच्चे का, आई एम नॉट डूइंग इट राइट। दिस इज व्हाट माय किड नीड्स, and if I don't give it to my kid, probably I'm not doing my duties properly, right? वो गिल्ट का बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल होता है जहां तक जेंडर का मामला है। महिलाओं को लेकर गिल्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग। बच्चों को कैसे बड़ा करना है, पति आया है उसके सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस से आया है,
और चाय लेकर आएगी बीवी, और उसके बाद वो एक कड़क चाय बनाएगी, जिसके बाद पति का मूड ठीक हो जाए। तो आप देखिए कैसे जेंडर एलिमेंट्स को, कैसे गिल्ट को इस्तेमाल करता है एडवर्टाइजिंग, और इसके साथ साथ एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर रहा है उसके अराउंड बहुत आसानी से। तो जो जब अब वो इतना ज्यादा हो गया है हमारे आसपास, मतलब मैं जब बड़ा हो रहा था, आप में से बहुत सा ऑलमोस्ट सेम जनरेशन के लोग हैं, एडवर्टाइजिंग मतलब इतना बड़ा नहीं था। अब जो है एडवर्टाइजिंग ने ऐसा शेप ले लिया है कि वो आपके दिमाग के अंदर घुस गया है। मतलब जैसे हरारी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज इन्वेडेड योर माइंड। तो बॉडी इमेज का एग्जांपल देखिए। बॉडी इमेज में क्या हो रहा है, अब आपको एक गोल्डन रेशियो बताया जाता है कि आपका जॉ लाइन कैसा होना चाहिए, आपके वेस्ट का साइज क्या होना चाहिए, आपके टांगों का साइज क्या होना चाहिए, आपका रंग कैसा होना चाहिए, आपको बाल में क्या लगाना है। एक पूरा बॉडी इमेज क्रिएट कर दिया गया, जबकि ये मतलब एक प्रोटोटाइप बॉडी इमेज हो नहीं सकता, राइट। अलग अलग मतलब हम सबका रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन आपको एक परफेक्ट साइज दे दिया गया। बच्चे जो बड़े हो गए हैं उस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे आइडियल बॉडीज देख रहे हैं, सो टू स्पीक। जिम करते हुए लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ये बात हो रही है, कॉन्स्टेंटली बॉडी 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 बॉडी। आप थोड़े से अगर मतलब ये हाल है कि 2 इंच भी किसी का वेस्ट लाइन बढ़ गया तो वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उस तरह के जनरेशन में हम हैं। वो लेकिन हुआ कैसे, वो बॉडी इमेज क्रिएट किया गया। पोस्ट 90s इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ने आके, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं था कि अचानक इंडिया ने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जीतना शुरू किया। उसके बाद 90s में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आई। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने आपको बॉडी साइज के बारे में बताना शुरू किया, आपको एंटी रिंकल क्रीम्स लेकर आए, और एक तरह से एज के खिलाफ पूरा एक मिथ क्रिएट किया। एक एजिज्म शुरू हुआ कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ करना वो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कहावतें हैं, हम सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। एक कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तो ये हाल है एजिज्म का कि अगर जिनकी थोड़ी उम्र हो गई वो कलरफुल कपड़े पहन ले, तो हमारे यहाँ उस चीज को बहुत लाइटली नहीं लिया जाता। मतलब मैं पंजाब से हूँ, मैंने तो बहुत इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है। हालांकि वहाँ पे बहुत तड़कते भड़कते कलर्स हम लोग पहनते हैं, लेकिन अगर कोई बूढ़ा हो गया तो आपको, अब जहाँ पे ये ऑलमोस्ट आपका फोकलोर है, कहावतें हैं आपकी जिसके बारे में, वहां पे एंटी एजिंग क्रीम को बेचना, या वहां पे ये बोलना है कि एज एक श्राप है, एज इज अ कर्स। You know, if you're balding, if your skin is wrinkling, if your skin is not young, बेबी स्किन आजकल बेचा जाता है कि आप विटामिन सी अपने मुंह पे लगाइए और आपका स्किन बेबी की तरह हो जाए। अब ये एक एंटी नेचर वे, एक नेचुरल प्रोसेस है एज होने का। सबको, मतलब आप कुछ भी कर लो, आप बायोलॉजिकली आप एज करोगे, आप कब तक पोस्टपोन कर सकते हो। But the point is कि why are we doing it? We are doing it because constantly आपको, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो देख रहे हो, आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, वो सब यही काम करते हैं। नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री पीपल, आप न्यूज एंकर्स को देखिए। न्यूज एंकर्स भी ऑलमोस्ट मॉडल्स की तरह लगे हैं। उनको स्टाइल किया जाता है, उनका मेकअप होता है। और आप शादियों में चले जाइए, आप जगरातों में चले जाइए। मैंने एक फिल्म लिखी थी जागरण के अराउंड, तो 2 साल पहले दिल्ली में मैं जगरातों के अराउंड रिसर्च कर रहा था। तो जगरातों में भी जो लोग आते थे वो इतने परफेक्ट, सो टू स्पीक, इतने परफेक्ट कपड़े पहन के आते थे, इतनी परफेक्ट स्टाइलिंग करके आते थे कि ये शायद 20 साल पहले ऐसा इंडिया में नहीं हो रहा। तो एक आपके दिमाग में घुस के एक पूरा मिथ क्रिएट किया गया है कि आपको कैसा दिखना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपका रंग कैसा होता है। एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। आप इस चीज को माने न माने, जब आप दुकान में जाते हैं खरीदने और आपको निरमा वॉशिंग पाउडर दिखता है और एक ऐसा पाउडर दिखता है जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं है, तो एक बार आपके दिमाग में ये बात जरूर क्रॉस करती है कि दूध सी सफेदी है, इसको लेना चाहिए। तो आपके माइंड को जिस तरह से ऑडियो विजुअल मीडियम इन्वेट करता है, वो
हम जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से उसका इस्तेमाल होता है। और बहुत ज़्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि इंडिया में इतने ज़्यादा स्टेरियोटाइप्स हैं ऑलरेडी, इतने ज़्यादा मिथ्स हैं ऑलरेडी, कि इन चीज़ों को परवेड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अब आप देखिए कि कैसे इसी विषय में आप देखिए कि अब आपको रियल लाइफ, पहले क्या होता था कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं मिलते। अब आपको सेलिब्रिटीज हैं जो इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं एक लड़की है जो मॉडल है और वो एक तरह से दिखती है, या एक लड़का है जो मॉडल है जो लेट्स से सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी जिसकी है, परफेक्ट स्किन जिसकी है, परफेक्ट बाल जिसके हैं, जब वो बोलता है आपसे कि ये फला क्रीम लगाइए और आप कॉन्स्टेंटली उसको रोज इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को मान लेते हैं कि अगर मैंने ये क्रीम लगाई तो मैं इस जैसा दिखने लगा या मैं इस जैसा दिखने लगा। तो ये एक बॉम्बार्डमेंट का पावर है, एक कैसे इनसिक्योरिटी का एक पावर है, कॉन्फ्लिक्ट का पावर है। सो इफ यू डोंट लुक गुड, यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद समथिंग। सो इफ यू डोंट लुक गुड प्रॉपर्ली, यू नॉट फाइंड अ गुड लुकिंग पार्टनर। मतलब लुक्स पे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में कैसे दिखते हैं इस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है पूरी दुनिया में। तो अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई, अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। बहुत कुछ 10-15 साल पहले एक केश काला का ऐड आता था, जहाँ पे एक महिला जा रही है, उसको एक बच्चा मिलता है और उसको अचानक से आंटी बुलाता है, और फिर वो आंटी रिवर्ब होता है, आंटी 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 करके, और फिर वो आंटी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, वो जाके काला रंग लेती हैं, अपने बाल में लगाती हैं, दोबारा वो लड़का मिलता है और लड़का देखता रहता है उनको। मुझे पता नहीं उसके बाद क्या बोलता है, वो मैडम बोलता है, दीदी बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब आंटी बोल देता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उस औरत की खत्म हो गई, क्योंकि बच्चे ने उनको आंटी बोल दिया। तो ये मिथ जो है, इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एडवर्टाइजिंग क्रिएट करता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एडवर्टाइजिंग को, और आप देखेंगे कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वही प्रोडक्ट बॉलीवुड भी बेचता है। बॉलीवुड कहानियां बेचता है, प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, वो कहानियां बेच रहा है। कहानियों में भी वही एलिमेंट्स ला रहा है। अब अगर कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड देखें तो वहाँ फियर का बहुत एलिमेंट, अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स देखें तो उसमें फियर का बहुत एलिमेंट, उसमें मिथ्स का जो है वो बहुत ज्यादा एलिमेंट, उसमें स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में मुझे लगता है कि कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ पे स्टोरीज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। मिथ कैसे ब्रेक होता है, आप काउंटर नैरेटिव कैसे पैदा करते हो? आप काउंटर नैरेटिव पैदा करते हो जब आप उन मिथ्स के बियॉन्ड जाके किसी चीज को देखो। तो मान लीजिए एक आदमी है जो बिल्कुल बहुत ही एक रैपिड कंजर्वेटिव आदमी है, कम्युनल है, जिसको लगता है कि अपनी ही जात में शादी होनी चाहिए, अपने ही मजहब में शादी होनी चाहिए, अपनी ही भाषा बोलने वालों के साथ शादी होनी चाहिए। लेकिन जब वो रोमियो एंड जूलियट देखेगा या कोई प्रेम कहानी देखेगा, 90% चांसेस है कि उनके किरदारों को वो चाहेगा कि ये मिल रहे आपस में। वो इसलिए चाहेगा क्योंकि वहां पर वो दोनों तरफ की कहानी देखेगा। मिथ कब क्रिएट होता है? जब हमको दूसरी तरफ की कहानी नहीं पता है, हम एक दूसरे के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अपने दिमाग में रखते हैं और कभी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ स्टोरीज जो है कई बार सरकारों के लिए बहुत डेंजरस चीज होती है। वो चाहते नहीं है कि कहानियों का अदल बदल, they don't want stories to be exchanged, because the moment the stories get exchanged, you start getting to know the other side. और जब आप अदर साइड के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच हो किसी के बारे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कहानियों के एक्सचेंज का बहुत मतलब हो जाता है। यहाँ पे जो आप कहानियां लिखते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो इस तरह से नैरेटिव जो होता है वो बहुत ही एक पावरफुल चीज होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जस्ट टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस। एक बड़ा, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी है। एक परिवार था,
उसमें एक माँ थी और पिताजी गुजर गए थे और उनका एक बेटा था। उनके यहाँ पूजा होती थी। पूजा में अक्सर जो है जो प्रसाद बनता था, दूध रखा जाता था, एक बिल्ली आती थी और बिल्ली अक्सर जो है दूध में या प्रसाद में मुंह मारती थी। वो जो माँ थी वो मतलब बिल्ली को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उपाय ढूंढ रही थी उसका। तो उन्होंने फिर एक उपाय ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि अगली बार जब पूजा होने वाली थी उन्होंने उसको एक टोकरी के नीचे ढक दिया। अब हर बार जब उनके यहाँ पूजा हो वो बिल्ली को पकड़े और एक टोकरी के नीचे उसको ढक दें। बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी हो गई, बहू आई। बहू ने देखा पूजा का इंतजाम हो रहा है और ठीक पूजा शुरू होने से पहले मम्मी ने बिल्ली को पकड़ा और टोकरी के अंदर रख दिया। अब बहू ने पूछा नहीं कि माँ आपने ये किया क्या। अगले साल फिर पूजा हुई, उन्होंने फिर देखा कि बिल्ली आई। पूजा से पहले उन्होंने टोकरी के नीचे बिल्ली को ढक दिया। पहले उसके बाद माताजी गुजर गई, उसके बाद वो बिल्ली गुजर गई। अब जिम्मेदारी पूजा करने की उस लड़की के ऊपर आई, बहू के ऊपर। उन्होंने जब सामान की लिस्ट दी अपने पति को या रिश्तेदारों को या घर में जो काम करते थे उसमें बाकी चीजों के साथ उन्होंने बोला एक बिल्ली और एक टोकरी भी लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम है कि जब पूजा होती है तो हम एक बिल्ली को टोकरी के नीचे रखते हैं, वो शुभ होता है। ये कई बार क्या होता है कि जो मिथ्स क्रिएट होते हैं, जो स्टेरियोटाइप्स क्रिएट होते हैं, जो आर्कीटाइप्स क्रिएट होते हैं, वो सिर्फ एक डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन से होते हैं। जब आप डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो मिथ क्रिएट करने वाले के लिए बहुत पावरफुल हो जाता है। आप बहुत पावर उसको दे देते हैं और फिर वो उस डिस्टेंस से कुछ भी कर सकता है। वो आपको कुछ भी बता सकता है जिसको आप मानते हैं, क्योंकि आप एक क्लोजर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। और इस तरह के एक नैरेटिव को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं मोर और लेस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैरेटिव्स बहुत पावरफुल होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बहुत पावरफुल चीज है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पे कहानियां। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट ज्योग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसके इर्द गिर्द कहानियां बुनना, अच्छी कहानियां बुनना, पीस की कहानियां बुनना या हेट की कहानियां बुनना, दोनों बहुत आसान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हेट की कहानियां बुनना आसान है। इंडिया में एक स्टैंडर्ड जो हिस्टोरिकल हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा है कम्युनिटीज का, अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आप देख लीजिए जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट, कलर का कॉन्फ्लिक्ट, जात का कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे में इंडिया बहुत एक हॉटबेड है कहानियों का, पॉलिटिकल कहानियों का, सोशल कहानियों का, कल्चरल कहानियों का एक हॉटबेड है। हमारे आसपास इतनी कहानियां हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम उन कहानियों को किस तरह से यूज कर रहे हैं। क्या हम उन कहानियों को फियर क्रिएट कर रहे हैं उन कहानियों से और प्रोडक्ट बेच रहे हैं? ये पॉलिटिक्स में फियर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जहाँ पे जो है आपको खतरा बताया जाता है और खतरे के साथ आपको ये बताया जाता है कि ये मतलब आपके घर में चूहा है और ये चूहे मारने की दवा है। वो बहुत सिंपल होता है। वो कभी भी सिर्फ इतना नहीं होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग ऑपरेट करता है वैसे पॉलिटिक्स भी ऑपरेट करता है और पूरी दुनिया में करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ करता है। फला चीज से खतरा है, उसका उपाय ये, फला चीज हो रही है उसका उपाय। वो कभी सिर्फ आपको ये नहीं बोलेंगे। तो मतलब इसमें बहुत आपके आसपास आप देख रहे हैं जो हो रहा है, जो होता आ रहा है, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इसराइल हो, पैलेस्टीन हो, everywhere myth is a great myth and conflict is a great tool of politics also, not only advertising. तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो है नैरेटिव्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और जो नैरेटिव्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके की एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर कहानी नहीं। दूसरा फेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तीसरा जो है वो गिल्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। उसके बाद ऑफ कोर्स उसको क्रिएट करने के जो टूल्स हैं वो स्टीरियोटाइप्स, मिथ्स, वो कंपैरिजंस हैं। अगेन आप देखेंगे कि किस तरह से कंपैरिजन होता है, बॉडीज का कंपैरिजन होता है बॉडी प्रोडक्ट बेचने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस आपने बहुत देखी है ना, या पहले में ऐसा था अब में ऐसा हो गया।
उसी तरह से राजनीति में भी बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो कुछ हो रहा है, न्यूज आप देख लीजिए, न्यूज अगेन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे पैशन, अब जो न्यूज है वो बहुत पैशनेट, वो ऑब्जेक्टिव है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो दूरदर्शन में जब न्यूज आता था वो लोग आते थे, चुपचाप खबर पढ़ते थे और चले जाते। अब ऐसा नहीं, अब न्यूज एंकर्स बहुत पैशनेटली बोलते हैं, बहुत पैशनेटली बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक परफॉर्मेंस चल रहा है, और सारे बोलते हैं, कोई थोड़े कम है, कोई थोड़े ज्यादा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव, तो आई एम नॉट श्योर, हम जब डिस्कस करेंगे तो शायद आप लोग भी बताएंगे कि क्या वाकई में कोई आदमी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कि प्योरली ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रोपेगेंडा एज अ टूल मुझे लगता है कि सबको ही इस्तेमाल करता है, कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है, कोई शेमलेसली करता है, कोई थोड़ा संभल के करता है। तो अब आप देखिए न्यूज में एक कैसे इमोशंस को ड्राइव करने की कोशिश होती है, कैसे होती है कि कभी भी दुनिया में न्यूज अगर आप देखेंगे तो उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं होता है, या आज से तकरीबन 20 साल पहले म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं होता था। म्यूजिक बहुत एक पावरफुल टूल है, हम सब जानते हैं इस चीज को। म्यूजिक आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। अब क्या होता है, जब एक क्लिप दिखाया जाता है न्यूज में, जो कि एक एडिटेड क्लिप होता है, तो उसका आप टेम्पो वेम्पो बेस वेस भी बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पीछे एक म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आपको न्यूज एंकर बता रहा है उस म्यूजिक के तहत कि ये खबर दुखी, दुख देने वाली खबर है या खुश होने वाली खबर है। तो न्यूज का म्यूजिक के साथ क्या लेना देना, कोई लेना देना। बट न्यूज अब इस तरह से पैकेज होता है। न्यूज अब न्यूज नहीं है, न्यूज कहानियां बनाता है, और बहुत अच्छे से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है कहानी में। उसका एक बिगनिंग होता है, उसका एक मिडल होता है, उसका एक एंड होता है, और संगीत भी होता है उसमें। जबकि उनका काम नहीं है, उनको आपको सिर्फ ये बताना है कि मान लीजिए कहीं आग लग गई है और इस दुर्घटना में 5 लोग मर गए, लेकिन जब वो विजुअल आएगा आग का, तो उसके पीछे एक म्यूजिक होगा। जब मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई डेड बॉडी लेके जाई जा रही है, तो वो विजुअल जो दिखेगा आपको, उसके पीछे एक भारी भरकम संगीत होगा जो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा। तो मैनिपुलेशन का जो टेक्निक है, म्यूजिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन। म्यूजिक से बहुत कुछ मैनिपुलेट हो सकता है, आपका मतलब मूड मैनिपुलेट हो सकता है। तो बताइए और मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है। तो टीवी न्यूज तो बहुत ज्यादा इस चीज को इस्तेमाल करता है, और हर तरह का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखने वाले लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। एक पैशन ऐड करता है, जैसे ही कोई न्यूज एंकर अपने परफॉर्मेंस में पैशन ऐड करता है, मैं परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। जब वो रोने लगता है कोई खबर पढ़ते हुए, या वो नाराज होने लगता है कोई खबर पढ़ने के लिए, आप एक सिनेमा याद करिए उस वक्त याद करिए कि वो किरदार क्या कर रहा है, आपके इमोशंस को कैसे डिराइव कर रहा है। अगर कोई रो रहा है तो आपको थोड़ा अफसोस तो होता ही है, अगर कोई नाराज हो रहा है तो आप कई बार, अगर आप उससे सहमत हैं तो आपको भी नाराजगी होती है, और अगर आप असहमत हैं तब तो बहुत ज्यादा नाराजगी होती है। तो इवन न्यूज हैज बिकम दिस एकदम एक इमोशनल अप एंड डाउन का एक पूरा गेम बन चुका है। तो हम ऐसे एक समय में रह रहे हैं जहाँ पे जो लोग ये कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि नैरेटिव्स कैसे क्रिएट होते हैं, एक अदर कैसे क्रिएट होता है, किसी कम्युनिटी को विलिफाई करने के लिए कैसे एक नैरेटिव क्रिएट होता है, किसी को हीरो बनाने के लिए कैसे एक नैरेटिव क्रिएट होता है, कि आपको कॉन्स्टेंटली एक चीज बोली जाती है। सुशांत सिंह वाला केस एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है इस पूरे मामले में। मतलब मैं ये जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि क्या हुआ था वहां पे, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से एक पूरा बॉलीवुड का मिथ क्रिएट किया है कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग्स लेते हैं, बॉलीवुड में लोग नशे में नाच रहे होते हैं, बॉलीवुड में कुछ एक बहुत डार्क चीज चल रही है बॉलीवुड में। मतलब सबने वो न्यूज देखा होगा। अब ये बहुत सिंपल सी बात है इसको समझना कि बॉलीवुड कोई होमोजेनियस जगह तो है। जैसे समाज है, समाज में कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग गलत काम करते हैं, बुली करते हैं, फ्यूडल हैं, उसी तरह बॉलीवुड में भी। लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को किस तरह से एक यूनिट के रूप में सेल किया, और हुआ।
छोटे छोटे शहरों में भी मतलब मैं जब घर वापस गया तो मेरी मौसी ने मेरे से पूछा कि कितने % लोग ड्रग्स लेते हैं, कभी तुमने लिया? इतना उसका जो रीच है वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत बहुत ज्यादा है और बिल्कुल जहां जाना है वो बात जाती है। अब मैं फिर इस बात को कहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी मतलब मैं ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिविटी, मेरा मानना है, हम लोग बात कर सकते हैं इस बात की, ऑब्जेक्टिविटी कोई चीज होती नहीं। हम सबके अपने कल्चरल बैगेजेस हैं, हम सबके अपने सोशल पॉलिटिकल बैगेजेस हैं, लेकिन एज एन ऑडियंस आई वुड से कि उस चीज को समझ पाना कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कोर प्रोपेगेंडा समझना। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा ही करेंगे, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ऑफ कोर्स न्यूज ने अपना न्यूज बेचना है क्योंकि उन दुनिया भर का पैसा इन्वॉल्व है अब, तो वो एक खास तरीके से उस चीज को पैकेज करेंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट आर वी एज let's say intelligent people who understand a couple of things, are we going to let them invade our minds? या हम कम से कम उस चीज को समझ सकें कि कितना ये क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये जो खबर चलाई जा रही है उसकी वजह कोई दूसरी खबर तो नहीं है जिसको दबाना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल करना है आज के लिए। और मैं लेट मी अगेन से कि एवरीबडी डज इट, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस ऑल ओवर, कि ऐसे ही करते हैं। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी वजह से और कहाँ पे प्रोबेबली थोड़ा सा एक ऑनेस्ट नैरेटिव है, थोड़ी सी उसमें सच्चाई है। वो चाहे आप एक एड को देखिए, उसमें आपको समझने की जरूरत है कि ये एड क्यों बिक रहा है, क्या चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, गिल्ट बेच रहा है, रंग को लेकर इनसिक्योरिटी बेच रहा है, एज को लेकर इनसिक्योरिटी बेच रहा है, या कोई पॉलिटिशियन जो है आपके पड़ोसी देश को लेकर इनसिक्योरिटी बेच रहा है और बोल रहा है कि आप खतरे में। तो खतरा दोनों तरफ है, काले रंग का भी खतरा एक प्रोडक्ट है और समाज में किसी तरह का खतरा जो है, ऐसा नहीं कि खतरे नहीं है, लेकिन उसका नेचर क्या है, आर दे सेलिंग इट लाइक अ प्रोडक्ट और इज इट लाइक अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट आई एम डीलिंग विद। तो आई फील मतलब मोटा मोटा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग भी करते हैं। जब कहानियां बनाते हैं हम बहुत सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यूज करते हैं उसमें, स्क्रीन राइटिंग हम बात करेंगे तो हम उस पर कर सकते हैं। तो मेरा मुझे लगता है मोरलेस फिलहाल ये कहना है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि जो कॉस्मेटिक जो दुनिया है और 90 के बाद इस तरह से आती है और विज्ञापन का बूम होता है और एक अलग नैरेटिव गढ़ी जाती है, और उससे पहले कहीं ना कहीं से हमारे पारंपरिक समाज में हमारे भीतर एक हीनता बोध कहिए या जो भी हो वो पहले डाली जाती है कि आप खराब हो, आप ये हो। कहीं ना कहीं से जो कॉलोनियल मेंटलिटी वाली बात थी वो होती है यहाँ पर। फिर आपने कहा कि जो फिल्म है वो फिल्म भी एक तरह से प्रोडक्ट ही बेचता है, वो कहानी के रूप में बेचता है। तो इस कॉस्मेटिक दुनिया और इस फिल्म की दुनिया का क्या संबंध है, एक तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हम तो देखते हैं कि वहां जो आते हैं बेचने के लिए वो बॉलीवुड से ही लोग आते हैं, हम टिकट लेकर के उनको सुपरस्टार बनाते हैं और फिर वो हमारे हमसे कहते हैं कि तुम काले हो तो ये करो। तो ये एक तो बाजार और इस बॉलीवुड का जो संबंध है थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि जो इस तरह की नैरेटिव जो हिंदी सिनेमा में हमको देखने को मिलता है या विज्ञापन में, ये क्या विकसित देशों की सिनेमा में भी ऐसा होता है, हॉलीवुड में भी होता है, या सिर्फ ये थर्ड कंट्रीज या भारत में ही ऐसा होता है? तो ये दो प्रश्न पहले। मतलब सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सुपरस्टार हम सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बनाते हैं, सुपरस्टार हम पॉलिटिक्स में भी बनाते हैं और धर्म में भी बनाते हैं। मतलब आप देखिएगा बहुत सुपरस्टार गुरुज होते हैं जो कि वीआईपी गुरुज हैं, सुपरस्टार पॉलिटिशियंस होते हैं। तो मैस्कुलिनिटी को कैसे इंडिया में बेचा जाता है कि सलमान खान का जो आइडिया है पूरा वो एक बहुत ही मैस्कुलिन अल्फा मेल हीरो का है। अब राजनीति में भी वही है कि मैस्कुलिन अल्फा मेल पॉलिटिशियंस, मतलब बहादुर लोग। तो हमारे समाज में हीरो वर्शिपिंग का पूरा एक सिस्टम है।
वो कल्चरल चीज है। इसलिए हम बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसा सोचना, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, समझते नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब मैं थोड़ा सा आपने जो सवाल पूछा है उसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ। हमारे यहाँ में बोरोड ओपिनियन बहुत वर्क करता है। हम हमारा जो परिवार का स्ट्रक्चर है बहुत फ्लूइड है। तो अगर पिताजी ने बोल दिया कि फला को वोट करना है फॉर एग्जाम्पल, हम जाके उनको करेंगे, या पिताजी ने बोल दिया कि फला से शादी करनी है, वहां पे हम करेंगे। तो उस पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कई बार ओपिनियंस बोरोड होते हैं और विस्परिंग से आगे चलते हैं। तो एक पूरा का पूरा परिवार एक किसी हीरो का या किसी हीरोइन का फैन होता है। एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो एज अ यूनिट एक पॉलिटिकल लीडर का फैन होता है। तो आपको मिलेंगे लोग जो खानदानी कांग्रेसी हैं या खानदानी बीजेपी के हैं या खानदानी कम्युनिस्ट हैं। ये कैसे होता है? उन विचारों में फ्लूइडिटी क्यों नहीं होती? अगर अलग अलग जनरेशन के लोग हैं तो वो एक फ्यूडल उसमें चलता है। तो बात सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की नहीं, अब तो नेता जो पहनते हैं वो भी प्रोडक्ट बन गया है। तो मोदी जी का वो जो जैकेट है, अब जो इसको मोदी जैकेट बोलते हैं, अब वो बहुत लोग बना रहे हैं और लोग पहन रहे हैं। तो वो कौन है? वो फैन है उनके, राइट? जैसे सेलिब्रिटीज के फैन है, उनके भी फैन है। आई एम श्योर कोई और फैशनेबल नेता आएंगे, वो कुछ करेंगे, तो वो देखिए वो ब्लर जो था ना पहले अभिनेताओं और नेताओं और गुरुओं का, वो खत्म हो गया। अब लोग अपना इंस्पिरेशन अलग अलग जगह से डिराइव कर रहे हैं, अपने फैशन आइकन्स अलग अलग लोगों को बना रहे हैं। वो और मतलब अब वो गलत सही हम उसका मेरिट डिबेट कर सकते हैं, बट वो बढ़ा है, वो वाइड हुआ है पूरा आपका। अब जहां तक बाजार और बॉलीवुड का संबंध है, बॉलीवुड फ्री मार्केट। अगर किसी को भी डाउट है इसमें, बॉलीवुड फिल्म कैसे बनती है? आपके पास एक एक्स अमाउंट आता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, एक प्रोड्यूसर बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आपको पिक्चर बनाना। अब मैं हो सकता है एज अ स्क्रीन राइटर या एक डायरेक्टर हो सकता है कि आके बोले कि हाँ हमको कुछ इंटरेस्टिंग काम करना है, बट अल्टीमेटली जो हम बना रहे हैं वो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमको बना के उस प्रोडक्ट को बेचना है। वो जो प्रोड्यूसर जिसने पैसे लगाए एंड फेयर इनफ उसको अपने पैसे वापस चाहिए। अगर मैंने किसी का 1 करोड़ रुपया लिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो आगे उनको वो 1 करोड़ का नुकसान हो। तो हम बनाएंगे, फिर वो या तो कोई ओटीटी खरीदेगा या फिर कोई सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा और वो बिकेगा, वो प्रोडक्ट है। बॉलीवुड बिल्कुल फ्री मार्केट है। इसीलिए जब नेशनल सरकार जब प्रोड्यूस कर रही थी फिल्में एक टाइम में इंडिया में, तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनी, क्योंकि वहां पे वो प्रेशर नहीं था कि अब मेन स्ट्रीम सिनेमा बन रहा है जहाँ पे 50 करोड़ रुपया लगा हुआ है या 100 करोड़ रुपया लगा हुआ है एक फिल्म के ऊपर। वहां पे अगर आप एक 100 करोड़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 100 करोड़ के प्रोडक्ट को बनाने के लिए तब आप सब कुछ करेंगे। तब आप उसमें गाना डालेंगे, तब आप उसमें एक्शन डालेंगे, तब आप उसमें थोड़ा रोमांस डालेंगे, वगैरह वगैरह। वो जो भी एलिमेंट्स है वो सब डाल देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम कॉर्पोरेट वाले, कॉर्पोरेट आपको पैसा दे रहा है तो वो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा दे रहा है। और कई बार, ज्यादातर वक्त, मतलब कई बार क्या, बहुत सारी चीजें रेगुलेट होती हैं वहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो आप कहाँ फ्री सिनेमा बनाते हैं? आप फ्री सिनेमा बिल्कुल नहीं बनाते। अगर आपको 4 सीन भी कोई हटाने के लिए बोल रहा है या बोल रहा है कि ये चीज मत रखो, इसमें प्रॉब्लम है, या ये चीज मत रखो, ये बोरिंग है उनके हिसाब से, तो आपको कोई आगे बता रहा है कि एक सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना धनिया डालना है, तो वो आपकी नहीं रहेगी। अगर आप खाना बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और 4 लोग आपको आगे बता दें कि नमक कितना डालना है, तेल कितना डालना है, कितना भूनना है, तो फिर कहाँ रही है आपकी सब्जी? नाम आपका आएगा, भाग आएगा एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। बट वो प्रेशर्स हम लोग रोज उससे गुजरते हैं, जहाँ पे वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिससे हम रोज गुजरते हैं। किसी ने पैसा भी डाला है तो पैसा भी वापस आना चाहिए, और हमको एक अच्छा प्रोडक्ट भी बनाए, सब प्रोडक्ट बनाए निसंदेह उसमें। मतलब आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, एंड मतलब कुछ आपको बहुत एक आटी पाटी लॉजिक नहीं देना चाहता हूँ मैं कि नहीं, हम उसमें हम रास्ते ढूंढते हैं, जरूर ढूंढते हैं उसमें हम रास्ते, कि हम कैसे कुछ इंटरेस्टिंग काम करें, कि कैसे हम एक मतलब एक मीनिंगफुल सिनेमा कोट अनकोट बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार कामयाब होते हैं, कई बार नहीं, वो लड़ाई रहती है।
हाँ बिल्कुल, अभी जो आपने कहा मैं वही जोड़ना चाह रहा था कि बिल्कुल प्रोडक्ट है और नैरेटिव बनाने के पीछे एक प्रोडक्ट है और सब कुछ जो है पैसा लगा हुआ है, पूंजी है। लेकिन उसी को जब हम कई परसेप्शन से देखते हैं, भारत पाकिस्तान संबंध है, उसी पर एक बॉर्डर फिल्म भी बनती है, उसी पर वीर जारा फिल्म भी बनती है, गर्म हवा भी बनती है, कश्मीर पर इतनी फिल्में बनी है, अभी हैदर बनी, आपने पिछले साल जो है लिखी जो हामिद जो है। तो जी क्या सिर्फ बाजार ही है या फिर कुछ परसेप्शन भी है या फिर कुछ और भी है? तो यहाँ पर जो है आपकी दृष्टि जो है, जो आप कह रहे थे कि हम कोशिश करते हैं कि इसमें बेहतर करने की, ये किस तरह से काम करते हैं? तो देखिए सिर्फ बाजार तो नहीं रह सकता है वो, क्योंकि ऑल सेड एंड डन सिनेमा इज एन आर्ट मीडियम, राइट? बिल्कुल, अगर बाजार तो को वो ही हम यहाँ देखें तो हाँ, हाँ, वो 100% तो नहीं रह पाएगा, 100% बाजार तो नहीं रह पाएगा। और बाजार इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। मैं फिर जो मैं बोल रहा था उस बात पे वापस आऊंगा। बाजार कई बार इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि कई बार मीनिंगफुल सिनेमा एक बहुत ग्रेट प्रोडक्ट भी होता है। आपको इंटरनेशनल सिनेमा बनाना है, आपको एक ऐसा सिनेमा बनाना है जो कांस जा सके, ऑस्कर्स में जा सके, या बड़े बड़े जो भी फेस्टिवल्स हैं वहां जा सके, तो वो जो आपका प्रोडक्ट हो वो बहुत मीनिंगफुल प्रोडक्ट होगा। क्योंकि द आइडिया ऑफ दैट प्रोडक्ट इज टू गो एंड probably get an award somewhere, फिर उसको वापस आकर आपके नाम बेहतर हो जाए। 100% बाजार वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, जो राइटर लिखेगा, वो कुछ तो करेगा उसको लेकर। और एक बहुत ही कंपैशनेट मीडियम है सिनेमा, और उसमें अगर वो आप हटा देंगे कंपैशन, तो वो वर्क नहीं करेगा। वो कंपैशन किसी भी तरह का हो। और चूंकि हम नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को बहुत फिल्में बनी और अलग अलग पर्सपेक्टिव की फिल्में बनी, गदर भी बनी, बॉर्डर भी बनी, और वीजारा भी बनी, बजरंगी भाईजान भी बनी, सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। लेकिन क्यों बनी? क्योंकि हमको पता है कि हम इंडिया पाकिस्तान की कहानी हम देखते हैं, भले हम किसी भी तरफ हो, हम चाहते हो कि भारत और पाकिस्तान में पीस हो जाए, या हम ये चाहते हो कि लड़ाई हो जाए और चीजें रिजॉल्व हो जाए एक बार में, जैसा कुछ लोग मानते हैं, हम दोनों ही लोग जाके वो फिल्में देखें, क्योंकि हमारे लिए वो एक जरूरी मुद्दा है, हम हिस्टोरिकली उसके साथ जीते हैं। तो नहीं, 100% प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, आधे बिल्कुल लोग छोड़ के सकते बिल्कुल। हम आगे स्क्रिप्ट पर भी चलेंगे। उससे पहले हम एक प्रश्न विज्ञापन पर है डॉक्टर पूजा का, तो ये मैं हैं। ले जी लेता हूँ। वो कह रही है कि एक्सेलेंट सेशन सर, रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन सरोगेट एडवर्टीजमेंट, should they be permitted? Also, in my experience, many of the advertisement give half information only to sell their products, which actually cause more harm to the consumer. बिल्कुल सही बोल रही हैं, और एकदम उनके सवाल में जवाब है कि व्हाई विल दे गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन, दे आर द वन हु आर टेलिंग यू, जो हम लोग अभी बोल रहे थे कि अगर आप काले हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, आप फेमस नहीं। अगर आपके बच्चे को आपने फला प्रोडक्ट नहीं पिलाया तो आप अच्छी मां नहीं है। अगर आपका पति जैसे ही आया उसको कड़क चाय नहीं पिलाई तो आप अच्छी बीवी नहीं है, और फला चाय नहीं पिलाई तो अच्छी बीवी नहीं। तो and you're absolutely right that advertising is meant to sell, and people who sell, sometimes they don't care, all they care is for profit. But at the same time मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा तबका है एडवर्टाइजिंग का इस वक्त जो इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे मुझे याद है घड़ी का ऐड था, और एक शादी हो रही है एक लड़की की, और शादी के वक्त हम देखते हैं कि उसका एक बच्चा भी है, सिंगल मदर है जिसकी शादी हो रही है। तो कई बार वो जो आप बोल रहे थे अभी कि क्या ये 100% प्रोडक्ट है, कई बार थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग का अपना कंपैशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग जेंडर को लेकर या लार्जर पॉलिटिक्स को लेकर, उसको कुछ लोग ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और करके तो उन जो अब वहां पे मिथ ब्रेकिंग, जहाँ पे अगर एक तरफ फेयरनेस स्क्रीन मिथ का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ऐड जो है घड़ी का वो उस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है कि सिंगल मदर्स हैव द राइट टू गेट मैरिड एंड दे कैन बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो पूजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि आप पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जान कुछ दे रहे हैं। हाँ, मैं आगे कई प्रश्न हैं, मैं उस पर आऊंगा। कुछ प्रश्न जो है वो स्क्रिप्ट से संबंधित है। एक प्रश्न मैं और यहाँ इसी से संबंधित कि पॉपुलर कल्चर के निर्माण में एक तो फिल्मों की भूमिका क्या है? कई बार हम देखते हैं
कि चाहे वो निगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, फिल्म जो चाहती है वो समाज में स्थापित कर देती है। मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जिस संतोषी माँ का किसी शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है, वो संतोषी माँ घर घर में पूजित हो गई। जैसे करवा चौथ व्रत सिर्फ पंजाब का एक त्योहार था, वो आज मिथिला और बंगाल में भी प्रचलित है। वहां भी लोग जो है वो मंगलसूत्र पहन रहे हैं। तो थोड़ा फिल्म की क्या भूमिका है, इस पर थोड़ा आप बेहतर बता सकते हैं तो फिर हम आगे टॉपिक पर चलें। बहुत ज्यादा भूमिका है। आपने भी जवाब दिया है। मैं मतलब जो करवा चौथ का आपने एग्जांपल दिया, अब शादियों को देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड बहुत पावरफुल है। वो देखिए, आर्ट जो होता है वो सॉफ्ट पावर होता है। तो चाहे बॉलीवुड हो या कोई म्यूजिशियन, या वेस्ट में या ब्लैक स्कार्फ म्यूजिक देख लीजिए आप, माइकल जैक्सन को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, ट्रेसी चैपमैन को देख लीजिए, बॉब मार्ले को देख लीजिए, मतलब बहुत नाम है जहाँ पे रॉक म्यूजिक जो है, रॉक, रेगे, ब्लूज, उसको माइकल जैक्सन का एक बहुत फेमस गाना है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, मतलब रेस को लेकर वो गाना है। जब वो पीक पर थे अपने स्टारडम के, तब वो गाना बनाया था। या मतलब मैं बाहर से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आई कम बैक टू जो आपने पूछा है। या एडी ग्रांट का एक बहुत फेमस गाना था अगेन रेस के ऊपर, जोआना, गिव मी होप जोआना करके, जो जोहानिसबर्ग को जोआना बोल के उन्होंने वो गाना बनाया। तो आर्ट सॉफ्ट पावर है, बहुत पावरफुल है। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक मूवमेंट्स हुए हैं दुनिया में, अगर आप देखेंगे चीजें बदली हैं उन मूवमेंट से। बट क्या करता है पॉपुलर कल्चर, कई बार क्या करता है पॉपुलर कल्चर कई बार बहुत सारी रिग्रेसिव चीजों को भी खेलता है। तो भारतीय सिनेमा जो है, भारतीय मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, मतलब मैं फिल्म में काम करता हूँ, लेकिन मतलब बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ सिनेमा जो बनाते हैं बहुत रिग्रेसिव सिनेमा है। अब इम्पैक्ट की जो बात होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि सिनेमा क्या करता है, देखिए सिनेमा स्पेक्टेकल क्रिएट करता है। तो जब आप एक प्रेम कहानी सिनेमा में देखते हैं और उसका जो रोमांस देखते हैं, वो रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। वो मोमेंट्स, आपके रियल लाइफ के मोमेंट्स स्लो मोशन में नहीं होते, है ना। आपके रियल लाइफ के मोमेंट्स नॉर्मल होते हैं। तो आप रियल लाइफ में जब एक लड़की को एक लड़का देखता है, एक लड़के को एक लड़की देखती है, ऑफ कोर्स आप अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो इतना ड्रामेटिक नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको देखते हैं सिनेमा को, तो आप उसी तरह के प्रेम को ढूंढना शुरू करते हैं। वो प्रेम कई बार आपको मिलता नहीं, क्योंकि आप जिसको देख रहे हैं वो तो रियल ही नहीं है। तो रियल नहीं है ना, मतलब सिनेमा कैसे रियल है? जैसे ही आपने ये इस कमरे में से अगर इतना सा फ्रेम आप देख रहे हैं, यही बस, तो आपने मैनिपुलेट किया रियलिटी को, है ना। आपके किरदार लिखे हुए लाइन बोल रहे हैं तो आपने मैनिपुलेट किया। कितना भी कोई बंदा आपको बोल दे, डायरेक्टर बोल दे मैं रियल सिनेमा बनाता हूँ, वो मैनिपुलेटेड है। रियलिटी इज मैनिपुलेटेड। इफ यू राइट अ सीन, हाफ पेज सीन, इफ यू टर्न एन इवेंट इनटू अ, लेट्स से आप 10 साल की कहानी को आप 1 घंटे में बोल रहे हैं, तो रियल कैसे हो? वो तो मैनिपुलेट हो, एम्पिरिकल टाइम है। अब आप देखिए कि कैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करवा चौथ का। अब पंजाब की शादियों में, मैं पंजाब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पंजाब की शादी में सिंदूर का कोई सिस्टम नहीं, या ये रिंग जो एक्सचेंज होता है, ये हम कहाँ है? ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट ही नहीं, ये तो विदेशों में होता है। अब उसकी अलग हिस्ट्री है कि कैसे डायमंड, अब अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि ये जो रिंग है, ये डायमंड इंडस्ट्री ने दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। किसी कल्चर में, किसी रिचुअल में रिंग एक्सचेंज करने का सिस्टम नहीं था। डायमंड बनाया, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने डायमंड बनाया। डायमंड बनाने के बाद उन्होंने एक एड बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आपने अपनी प्रेमिका को डायमंड के साथ प्रपोज नहीं किया, आप प्रेम ही नहीं करते उससे। और कैसे वेस्ट, आप फर्स्ट वर्ल्ड की बात कर रहे थे, कैसे उस फर्स्ट वर्ल्ड में आज के बच्चे को पूछोगे तो वो बोलेगा कि शायद हमारे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। सैंटा क्लॉज को देख लीजिए आप, उसका कलर बदल दिया कोको कोला, है ना। तो वो अब वो जो डायमंड, जो किसी एक डायमंड कंपनी ने वेस्ट में कल्चर बना दिया, वो कैसे इंडिया में आया और छोटे छोटे शहरों में, मेरठ में, जबलपुर में, मतलब मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पला बड़ा हूँ, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट वो जामतड़ा, दुमका हुआ करता था जामतड़ा, वहां मैंने देखा रिंग्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? वो जो स्पेक्टेकल है, जब एक रिंग एक्सचेंज होता है फिल्म में, तो आपको लगता है यही है मोहब्बत, तो यही है। तो वो हुआ। उसके बाद
करण जौहर की फिल्मों ने, यश जी की फिल्मों ने कैसे एक मोनोकल्चर शादी का पूरे हिंदुस्तान में कर दिया। मैं यहाँ, वर्सोवा गांव है, एक दिन गुजर रहा था, वहाँ एक मराठी शादी हो रही थी और वहाँ पंजाबी गाना बज रहा था। आप सोचिए, महाराष्ट्र में अगर पंजाबी गाना बज रहा है, ये सोचने का विषय है कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो पंजाबी शादियों में माला एक्सचेंज हो रहा है, रिंग पहने जा रहे हैं, रिंग तो पूरे हिंदुस्तान की शादियों में पहने जा रहे हैं, सिंदूर पहनाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र। इज स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी। अब ऐसा नहीं है, अब सब कोई कर रहा है, सब कोई उन्हीं गानों पे नाच रहे हैं, सब कोई वो शेरवानियां पहन रहे हैं जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पहन रहे थे, और लड़कियां वो पहन रही हैं घाघरा और जो भी वो है, वो एस्पिरेशंस, मिडिल क्लास एस्पिरेशंस वैसे ही है। और बॉम्बे बॉलीवुड में एक शादियों का तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आपको कि एक मोनो कल्चर बना दिया। तो मतलब शायद साउथ में मुझे लगता है कि बचा हुआ है, वरना मैंने गुजराती शादी अटेंड कर ली, वहाँ पंजाबी गाने बज रहे हैं, मराठी शादी में पंजाबी गाने बज रहे हैं, पंजाबी गानों में तो पंजाबी गाने बज ही रहे, बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग्स की बात करें, और पूरा जो रिचुअल है वो बिल्कुल वैसा है। घोड़े पे कोई आ रहा है, अरे घोड़ा वोड़ा जो है ये बहुत स्पेसिफिक कल्चर का वो, आप सब जगह हो गया, ये पावर है रिस्पेक्टेड। बिल्कुल। काफी प्रश्न आ रहे हैं, मैं राजेश कुमार जी का पहले प्रश्न ले लूं। आरंभिक प्रेम कहानियों में बाह्य द्वंद्व मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इन कहानियों में बाह्य द्वंद्व कम होता जाता है और आंतरिक द्वंद्व से प्रेम कहानी बनने लगती है। इसमें किसी खलनायक की जरूरत नहीं रह जाती, नायक नायिका ही इसकी पूर्ति कर देते हैं। जबकि आरंभिक प्रेम कहानियों में खलनायक के बिना पूरी नहीं होती थी। एक समय प्रेम त्रिकोण भी इन कहानियों के द्वंद्व का आधार बनाया गया। तो प्रेम कहानियों की इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण क्या है? मतलब पहले विलेन होते थे, बाद में डर डर टाइप जो है हीरो आने लगे, इनका शायद यही कहना है। प्रेम त्रिकोण हुआ, विलेन भी साइड हो गए। तो जी, मतलब मुझे लगता है कि दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी थे। जैसे आप अगर गाइड देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो बड़ा वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टाइप है बहुत ज्यादा। और लेकिन हाँ, एक तरह से सही बोल रहे हैं वो कि धीरे धीरे जैसे समाज थोड़ा बदला, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के राइज के साथ और इंटरनेशनल सिनेमा, इंटरनेशनल लिटरेचर के एक्सपोजर के साथ हमारे सोचने का, मुझे लगता है एटलीस्ट अर्बन ऑडियंस का जो एक्सपोजर हुआ इस तरह की कहानियां देखने का या उनको समझने का, या रिलेशनशिप के जो खुद कॉन्फ्लिक्ट्स, अब क्या है कि हमारे अपने, मतलब सिनेमा कई बार आपके, मतलब ज्यादातर टाइम आपके जीवन को रिफ्लेक्ट करता है, तो बहुत इंटरनल स्ट्रगल्स जो है वो अब रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे जेंडर को भी वॉइस मिला है। उसका एक अपना सोशियोलॉजिकल रीजन है कि पहले शादी जो है एक एब्सोल्यूट चीज होती थी, एक बार शादी हो गई तो हो गई, और पूरा 7 जन्म का जो एक आइडिया है कि आपको 7 जन्म तक है, अब ऐसा है नहीं। अब चीजें बदल रही हैं, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो एक्सेप्टेंस है पहले समाज में भी उतना नहीं था। कि आप देखिएगा, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे सैक्रिफाइस का आइडिया बहुत ज्यादा था कि मैंने, तो क्या अगर मेरा पति अच्छा नहीं था, मैंने निभाया, और वो निभाया जो है वो सेल्फ इमेज था एक औरत का कि मैंने कोई बहुत महान काम किया, और वो महान काम किया उसको बताया जाता है कि जब तुम एक एक बहुत ही जिसको बोलते हैं अनहैप्पी मैरिज जो है, जिस शादी में खुशी नहीं मिल रही उसको भी निभाती हो, तो एक बहुत बड़ा काम तुम कर रही हो, है ना। और वो सैक्रिफाइस उस जेंडर को ही करना होता था। वो आइडिया बदल रहा है, दूसरे जेंडर को एक वॉइस मिल रहा है, रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा भी बहुत ज्यादा है, टू दी एक्सटेंट कि सोशल मीडिया पे लोग आकर अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में कि शायद ये वजह है कि उन कहानियों का एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, और उन कहानियों को अब हम लोग लिख भी रहे हैं ज्यादा। मतलब मैंने इनफैक्ट अभी लिखा है कुछ वैसा राजेश जी बोल रहे हैं, बट उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। वो पहले खलनायक हुआ करता था, अब आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स खलनायक हैं। तो हमारे भीतर ही अब दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं, और कहीं ना कहीं से उनका ग्लैमराइज भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक प्रश्न डॉक्टर इंदिरा चंदर का है जी।
how would you relate the conflict between value system? It's a very intense conflict, I would say. अगर आप lot of marriages, if you look at relationships and marriages, तो value system एक बहुत बड़ा खलनायक बन जाता है. Because अगर दो लोगों को एक साथ रहना है और आपके value system बहुत ज़्यादा conflicted है, and none of you are willing to compromise, if I may use that word, because हमको मतलब हमारा जो पूरा conditioning है, उसमें compromise एक बड़ा element, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको एक साथ रहना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा. आई डोंट नो सही के गलत है वो, बट वो वैल्यू सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा. मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा है. अगर बाथरूम के तौलिए का कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर तो वैल्यू सिस्टम तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. अब क्या है कि हम टू इंडिविजुअल्स को जब आप लवर्स मत देखिए और आपको पार्टनर्स मत देखिए, आप उनको जब टू इंडिविजुअल्स के रूप में देखना शुरू करें. द प्रॉब्लम आई थिंक विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज दैट कि वो उसकी इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है. तो आपको हर चीज एक साथ करनी है. तो जब आप इंडिविजुअल्स की तरह एक दूसरे मतलब अपने आप को भी देखना शुरू करेंगे, अपने पार्टनर को भी देखना शुरू करेंगे, और मैं कहानी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं मतलब नॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ आपको, कि तब उस कहानी में वैल्यू सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा. लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड क्लासिक रोमांटिक वो है, कोई बात नहीं अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो, लेकिन हम तो आपसे प्रेम करते हैं तो हम उसको सह लेंगे. वो 1-2 साल 3 साल के ऊपर चलेगा रियल लाइफ में भी. Someday the reality is going to sink in. But we as filmmakers, and I think राजेश जी का सवाल इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि we as filmmakers had probably forgotten that कि हम ऐसे रोमांटिक आइडल्स बना रहे थे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था मियाँ बीवी के अंदर. आप कितना भी प्रेम करके विवाह हुआ हो आपका, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. जो वो नहीं आ रहे हैं तो उसमें से एक पार्टनर बहुत रिप्रेस्ड है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं या बोलती नहीं, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. एक प्रश्न डॉक्टर राशि का है. वंडरफुल लेक्चर सर, ग्रेट. जस्ट एन ऑब्जर्वेशन that whenever a train passed in movie like I remember in Mr. and Mistress Iyer and many more movies, then the narrative changes. It gives an indication of conflict and the story change further. मतलब ये कहना चाह रही है कि क्या ये संघर्ष का कहानी में बदलाव का संकेत है, या फिर फिल्मकार भी कुछ कहना चाह रहा है. एक कहानीकार के रूप में, एक कहानी राइटर के रूप में आप थोड़ा इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं. मैं एक्चुअली समझा नहीं सवाल. प्लेन का क्या बोला हूँ? हाँ, वो ये कह रही है कि कई बार जो है फिल्मों में जो हम देखते हैं तो ट्रेन गुजरती है, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज अय्यर फिल्मों में देखा गया है, और कहानी बदल जाती है. तो इस तरह के संकेत जो है, ये संघर्ष कहानी में बदलाव के संकेत हैं. क्या फिल्म निर्माता इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, या फिर सिर्फ ये सामान्य सी बातें हैं? आई थिंक जिस फिल्म का जिक्र कर रही हूँ वहाँ पे इट्स मोर लाइक ए ट्रांजिशन का टूल. कैसे आप, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सिनेमा का अपना एक टाइम होता है, सिनेमा का रियल टाइम नहीं होता कुछ, यू नो. तो वो कई बार इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ट्रेन का पासिंग या कोई और आप टूल ले लीजिए, ये ट्रांजिशन के टूल्स होते हैं मोस्टली. हाँ, मोस्टली वो एक क्राफ्ट का एलिमेंट, कंटेंट का एलिमेंट नहीं है. कैसे आप, ऑफ कोर्स कंटेंट का भी है, बट लेकिन उस वक्त वो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वहाँ पे वो ट्रांजिशन के लिए यूज किया है. अगर मैं सवाल को सही समझ रहा हूँ. बिल्कुल. हम अगर उनको जवाब ना मिला हो तो हैंड रेज करें, हम माइक खुलवा देंगे, वो फिर से पूछ सकते हैं. हाँ, मुझे बहुत ठीक से समझ नहीं आ रहा. बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर से पूछ सकते हैं. अच्छा, एक प्रश्न जो है रविंदर जी, कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, इन तीनों चीज में क्या बारीक अंतर है? क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं और पढ़ाने का कई बार मौका
लगता ही है, अब तो सिलेबस में ये सब आ चुका है। थोड़ा इस पर आप स्पष्ट कर सके। क्या चीज, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग, मतलब स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायलॉग, इन क्या तीनों फर्क? में किन चीजों, हाँ, क्या फर्क है और किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है? अच्छा, मैं बहुत ब्रीफली बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये मतलब बहुत लंबा जवाब होगा इसका। हम बस तो बिल्कुल, हाँ, उसके उसके लिए अलग से आपका लेक्चर रखेंगे। हाँ, तो मतलब तो सबसे पहले एक एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, वो बेहतर समझ आएगा आपको। हम्म। स्टोरी, तो सबसे पहले आपको एक कहानी के लिए एक आइडिया चाहिए, है ना? तो आइडिया क्या हुआ? आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आइडिया हो गया कि एक एक लड़का है जो गलती से, पंजाब का एक लड़का है जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। ये आइडिया है। अब इसमें कोई कहानी नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया है। और ऐसी घटना घटती रही, आपने हो सकता है अखबार में ऐसी घटना पढ़ी और आपको लगे कि इस पे फिल्म बन सकती है। ये सिर्फ एक वन लाइन आइडिया है कि एक अब हम उसको और डिफाइन करना शुरू करेंगे और एक कहानी का रूप देंगे। कहानी क्या होती है, जो मैं आपको मतलब जहां से शुरू किया था मैं, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है, और इस आइडिया में इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्ट है कि एक इंडियन लड़का पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे घूम रहा था, और कई जगह आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उस तरह से बॉर्डर नहीं है, वो क्रॉस कर गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब हमने इसको कहानी में बदलना है, इसको एक 3 एक्ट का स्ट्रक्चर देना। एक्ट 1 हो गया आपका सेटअप, एक्ट 2 हो गया जहाँ पे आपकी मेन कहानी चलेगी, और एक्ट 3 हो गया जहाँ पे कहानी खत्म होगी, जो कि आपकी कहानी का क्लाइमेक्स होगा। जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर अपने नाटकों का भी होता है, वही 3 एक्ट स्ट्रक्चर हम लोग क्लासिक 3 एक्ट स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं। कई बार हम किसी कहानी में नहीं भी फॉलो करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर एक बहुत बहुत तरह से एक फिल्म को लिखा जा सकता है। अभी हम मान के चलते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अब हम इसको कहानी बनाएंगे जहाँ पे हम सेटअप करेंगे कि वो कहाँ बच्चा बॉर्डर पे करके आ रहा था। हम मान लेते हैं कि उसका माँ बाप से झगड़ा हो गया, गुस्से में था, चलता गया चलता गया चलता गया गुस्से में, और उसको समझ नहीं आया कब उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। चल रहा था, अचानक से किसी ने पीछे से आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? मुड़ के देखा, क्योंकि बॉर्डर के आसपास रहता था, वर्दी देख के पहचान लिया उसने रियलाइज किया कि अरे ये तो पाकिस्तान में। ये आपकी कहानी का एक्ट 1 हो गया। आपने सेटअप कर दिया, एक लड़का माँ बाप से झगड़ के गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया और जाके पाकिस्तान के एक सोल्जर ने उसको पकड़ लिया। अब मान लीजिए कि इस कहानी को मैं आपको यहाँ बोलूं कि बस और नहीं सुनाऊंगा, तो आप आपका जो दूसरा आप इंट्रीग पैदा हो जाएगा। तो इसको एक्ट 1 क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका इंट्रीग पैदा होगा कि अब क्या होगा, क्या वो बच्चा वापस आएगा, तो पाकिस्तानी सोल्जर क्या करेगा, उसको उसको मार तो नहीं देगा, या क्या बच्चा उसको देख के डर के भागने की कोशिश करेगा, फिर वो उसको चेज करेगा, फिर उसको गोली मार देगा। अब चलिए मान लेते हैं बच्चा देखा, बच्चे को पता है, अवेयर है कि अगर वहां पकड़े गए आप तो क्या होगा आपके साथ। बच्चा डर जाता है, सेकेंड एक्ट शुरू होता है, दौड़ना शुरू करता है, दौड़ रहा है, उसको कई बार वो वार्न करता है बच्चे को, जो सोल्जर है, सिपाही है, कि मत भागो, फाइनली गोली मार देता है, उसके टांग में गोली लग जाती है। टांग में गोली लगने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद वहां पे जब उसकी तीमारदारी शुरू होती है, उसका इलाज शुरू होता है, वहां पे उसको एक बुजुर्ग नर्स मिल जाती है, और वो नर्स जो है, बात बात में पता चलता है हमको कि वो नर्स जो है उसके माँ बाप का भी ऐसा है। अब यहाँ पे उस बच्चे और उस नर्स की एक कहानी शुरू होती है, जहाँ वो एक दूसरे की कहानियां एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। वो खाना बना के लाती हो, उसको पता है कि उसके पिताजी क्या खाते थे, फलाना चीज, जो भी आपके क्लासिक ट्रोप्स हैं उसमें भी कहानी जा सकती है, उसमें भी हो सकता है। करते करते जो है, अब अगर इसके आगे कुछ नहीं होगा, अगर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, तो एक पॉइंट के बाद लूपिश हो जाएगी, है ना, एक लूप में चलती रहेगी। फिर आपको एक नया कॉन्फ्लिक्ट डालना है कि जहाँ पे फिर लेट्स से पाकिस्तानी मिलिट्री आती है और बोलती है ये बच्चा जासूस है, और वो नर्स बोलती है कि नहीं बच्चा जासूस नहीं, मैं इसके बारे में सब कुछ जानती है, छोटा सा बच्चा जासूस कैसे हो सकता है। वो बोलता है नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे बच्चे जो है जासूसी करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तो बच्चा ही होता है जासूस, पता ही नहीं चलेगा।
वो उसको उठा के ले जाते हैं। मान लीजिए ये आपका इंटरवल पॉइंट। अब हमको पता नहीं बच्चे का क्या होगा, बच्चे को अस्पताल से जेल में डाल दिया गया है, जेल में मान लीजिए उसका टॉर्चर वॉर्चर शुरू होता है। यहाँ ये नर्स तय कर लेती है कि इस बच्चे को आजाद, और वो जाके एक लोकल वकील हायर करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे और कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसके पास पैसे नहीं है, बोलता है मैं किसी विदेश खास करके इंडियन का केस क्यों ना लूँ, इसके लिए तो मैं 10 लाख रुपया लूँगा। उसकी उतनी इनकम नहीं है, वो किस तरह से पैसा जमा करती है, उसका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होते 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 लेट्स से प्री क्लाइमेक्स, जो उसका प्री ट्रायल होता है, वहां पे बच्चे को 20 साल की सजा होती है। और हमको लगता है कि अब तो खत्म हो गया मामला, ऑडियंस को अफसोस होता है। एक नया वकील एंटर करता है, आपका थर्ड एक्ट शुरू होता है, और वकील आके बोलता है कि मैं लड़ूंगा इसका केस। एक तो इसके उम्र के हिसाब से सजा नहीं है, ये माइनर है, सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी वो अपने डिवाइसेस इस्तेमाल करता है। ड्रामेटिक कोर्ट केस होता है जहाँ पे वो अपने आर्ग्यूमेंट देता है, और नर्स को लाया जाता है, और विटनेसेस को लाया जाता है, इंटर विटनेसेस को लाया जाता है, करते करते फाइनली लेट्स से एक पॉइंट आता है जहाँ बच्चे को आजाद कर दिया। अब आप देखिए ये 3 एक्ट में ये कहानी कही गई, जहाँ पे कई बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है। तो ये कहानी है, जरूरी नहीं कि इतना ट्विस्ट एंड टर्न है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड राइटिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। ये आपकी कहानी हो गई। अब इस कहानी का आपको स्क्रीन प्ले लिखना है। स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन प्ले होता है जहाँ पे स्क्रीन में ये कहानी कैसे होगी, कैसे प्ले आउट करेगी, ये लिखा जाएगा। तो लेट्स से सीन नंबर 1, इंटीरियर, बच्चे का नाम हम रघु रख लेते हैं। इंटीरियर, रघु's हाउस, इवनिंग। अब सीन डिस्क्रिप्शन है कि रघु स्कूल से साइकिल पर वापस आ रहा है, घर के सामने उसने साइकिल खड़ी, गुस्से में अंदर गया और अपने बाप से जाके बोला उसने कि कितने दिन से पापा बोल रहे हैं नई साइकिल दिलवा देंगे, अभी भी नहीं आपने दिलवाई, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे, ये खटारा साइकिल में पिछले 10 साल से आपकी जो है चला रहा हूँ, अब मैं नहीं चलाऊंगा। बाप नाराज होता है, बाप बोलता है कि पढ़ पा रहे हो यही बहुत है, हम जब छोटे थे तो हमारे पास तो खाने को नहीं था, तुम तो फिर भी साइकिल पे जाते हो, टाइम से तुम्हारी फीस दी जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आप उसको सीन को कैसे प्ले हो रहा है लिख रहे हैं पूरा। माँ आती है, माँ आती है, माँ भी जो है जब माँ से बोलता है कि देखो मम्मी पापा ने वादा किया था लेकिन फिर नहीं निभा रहे, माँ बोल देती है कि पहले पढ़ तो ले, उसके बाद साइकिल चला लेना, तेरा सारा फोकस उस पर होता है, और नंबर कितने लाता है, तो साइकिल चला के 50% तो तेरे नंबर आते हैं, अनाप शनाप बोल देती है। बच्चा नाराज हो जाता है और वहां से वॉकआउट करता है। सीन खत्म हो गया। सीन 2, लेट्स से हम बोलते हैं कि रात हो गई है और बच्चा चल रहा है, रघु इज वॉकिंग क्राइंग, लेट्स से आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि रघु क्या कर रहा है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, वो कैसे रो रहा है, कितना रो रहा है। करते करते रघु स्टेप्स, रघु क्रॉसेस द बॉर्डर एंड कैमरा लुक्स एट लेट्स से अ माइलस्टोन जिस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान। कट। ये सीन 2 हो गया। सीन 3 हो गया, रघु इज वॉकिंग, पीछे से देयर इज ऑब्स्टिनेट इज अ वॉइस, जहाँ पे कोई बोलता है रघु स्टॉप्स, रघु टर्न्स अराउंड। हर जगह आपको लोकेशन लिखना है, रघु टर्न कर रहा है, रघु ने कैसे देखा, रघु क्या बोल रहा है, ये सब लिखना है। ये आपका होगा स्क्रीन प्ले, जहाँ पे कहानी को आप एक सीन में डिवाइड कर रहे हैं। उस सीन में लोकेशन होगा, टाइम ऑफ डे होगा, कहाँ ये घटना घट रही है, इस वक्त ये घटना घट रही है, और एक्टर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसने आपको सब कुछ बताना है। उसने स्कूल ड्रेस पहना है, उसके पीछे एक बस्ता है, क्या वो साइकिल लेकर गया कि नहीं है, साइकिल कैसी दिखती है, ये सब कुछ। तो काफी काम करता है राइटर्स, मतलब एक तरह से पहले डायरेक्टर्स होता है, पूरा आपका सीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस तरह से आप सीन बाय सीन उसको लिखेंगे। वो हो गया स्क्रीन प्ले। और उसके बाद जो बातें हो रही हैं वो डायलॉग्स, मोटा मोटा मतलब नहीं, आपने संक्षेप में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। कई बार हम अध्यापक लोग तो समझते हैं कहानी तो प्रेमचंद ने लिख दी तो इसमें स्क्रीन प्ले राइटर ने क्या कर दिया, लेकिन विजुअल में लाने के लिए कितनी बारीक चीजों को ध्यान में रखा जाता है, वो आपकी इन बातों से पता चला। मुझे लगता है कि डॉक्टर राशि मिश्रा जी का माइक ऑन हो गया है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं रविंदर जी से। राशि जी। जी सर जी। हाँ, नमस्कार सर। सर ये मेरा पर्सनल
जी, जी। सर, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी ट्रेन गुज़रने का सीन आता है, तभी भी स्टोरी में कोई चेंज आता है। जैसे केवल मिस्टर एंड मिसेस अय्यर ही नहीं, बल्कि मुँह है या यादों की बारात, जैसे भाई बिछड़ते हैं उसके पहले ट्रेन गुज़रती है। तो सर, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसमें मैं बस क्लाइमेक्स और बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो आता है, तो ऐसा कुछ सर किया जाता है, या ये जस्ट मेरा एक अजम्पशन है, या इस तरह के कुछ और भी संकेत होते हैं? ये सवाल था मेरा। थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो आप जो बोल रही हैं वो उसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ट्रेन को लेट्स से एज अ टूल, आई मीन इफ आई कैन कॉल इट टूल, तो वो ट्रांजिशन का टूल हो सकता है, टाइम के ट्रांजिशन का टूल हो सकता है। या अगर दो भाई खड़े हैं, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म के इस तरफ खड़ा है, एक प्लेटफॉर्म के उस तरफ खड़ा है, और इससे पहले उनकी लड़ाई हुई है, और जब वो ट्रेन पास करेगी उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा भाई नहीं, तो वो उनके रिलेशनशिप के ट्रांजिशन का भी टूल हुआ कि अब ये खत्म हो गया। तो एक सिंबॉलिक, एक सिंबल है ट्रेन का, वो मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीकों से यूज किया जाता है। बट यू राइट, द फिल्म्स यू रेफरिंग टू, सब में ये उस तरह से इस्तेमाल हुआ। किसी में ट्रांजिशन का टूल हुआ, किसी में एक सिंबॉलिक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। हमारे पास समय जो है, हम तो सोच रहे थे कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7-8 मिनट ही है। जी। तो कैसे निकल गया पता नहीं चला। असल में मैं कुछ बातें आपके आपके कामों को लेकर के करना चाहता था, क्योंकि एक विशेषज्ञ के रूप में तो काफी चीजें हुई है, और आपने बताया भी कि कैसे हम स्क्रिप्ट राइटिंग में किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। आप जब किसी चीज को अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए चुनते हैं तो आपके भीतर क्या चीज होती है? खासकर मैं हामिद, मेरी फिल्म देखी हुई है नेटफ्लिक्स पर, और पता नहीं क्यों जो है भीतर तक जो है बहुत कुछ जो है छू गई वो फिल्म, और मैं तो कहूंगा कि हर आदमी को देखना चाहिए। तो जैसे आपने वो बच्चा हामिद जो है, हमने प्रेमचंद की कहानी में सिर्फ एक वहाँ पॉइंट है कि दादी अमीना ने कहा कि तुम्हारे तुम्हारे अब्बू जो है और अम्मी जो है वो अल्लाह के पास गए, और वो इस नाम से पूरा जीवन जो है एक तरह से बचपन जो है आगे बढ़ाता है कि वो जब आएंगे तो अच्छी मिठाई लाएंगे। लेकिन उस फिल्म में जो बच्चा जब अल्लाह को फोन लगाता है तो एक आर्मी ऑफिसर जो है उसको उठाता है, और उसके बाद एक कहानी पूरा टर्न ले लेती है। तो ये जो है पूरे रखने के लिए थोड़ा इस पर आप अपना अनुभव, और कैसे आपने उस समय क्या क्या सोचा और क्या सोच करके इसका स्क्रीन प्ले लिखा, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। तो आपके पहले सवाल का जवाब देने के लिए, किस मुझे वैसी कहानियां, ये मतलब राइटर्स के अंदर ये बात बहुत ज्यादा हम एक दूसरे से बोलते हैं कि कहानियां कुल मिला के बहुत कम है, मोर और लेस, और हमारे सबके रेफरेंसेस सेम है समाज के, वहां से ऑफ कोर्स कहानियां करती हैं। मैं जब फिल्म एक चुनता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें नयापन क्या है, क्या कोई नई चीज है उसमें। अब कश्मीर को लेकर बहुत फिल्में बनी, तो कश्मीर को लेकर हर तरह के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की फिल्में भी बनी। अब सवाल ये है कि उसमें नया क्या है। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि कश्मीर पर फिल्म लिखनी है, तो मेरा सबसे पहला सवाल हुआ कि क्या कोई नई कहानी है क्या, या इसको किसी कोई भी विषय हो, कश्मीर हो, या अगर कास्ट पे मुझे कल कोई बोले कि आपको एक फिल्म लिखनी है ऐसा नहीं, तो मेरा हमेशा से मुझे वो मतलब आइडिया इंट्रीग करना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ नया किया जा सकता है, इसमें कुछ नई बात बोली जा सकती है, इसमें क्या कुछ नए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हामिद में मतलब हमने क्या किया है कि मेरे लिए हामिद मेरा रोमियो एंड जूलियट का इंटरप्रिटेशन, मैं उसको ऐसे, तो जब 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 आइडिया मेरे पास आया था उसका, तो मुझे लगा कि रोमियो एंड जूलियट क्या है, दो वॉरिंग फैमिलीज की कहानी है ना, दो प्रेमी जो उन परिवारों से हैं जो जिनकी आपस में बहुत बहुत झगड़ा है आपस में। अब कश्मीर में एक सीआईएसएफ ऑफिसर, सीआईएसएफ जवान है, वो सीआरपीएफ का जवान है, सॉरी, अभय जो है, और हामिद जो है वो कश्मीरी बच्चा है। तो एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे लिए रोमियो एंड जूलियट है कि दो अलग अलग
कश्मीर में एक जो सीआरपीएफ का जवान है और एक जो कश्मीरी बच्चा है, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। जो शुरू में मैंने बोला कि कैसे मिथ क्रिएट होता है, तो एक लास्ट में अगर आपको याद है तो वो जब बताता है कि मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ, तो हामिद बोलता है इसका मतलब आप मेरे दुश्मन हैं, और वो बोलता है हाँ, और मैं तुम्हारा और तुम मेरे। तो मैंने उसमें अगर आप पूछें कि मुझे क्या चीज एक्साइटिंग लगी, जब मुझे आइडिया है कि ये फोन जो है एक सीआरपीएफ के जवान को करना चाहिए, तब उसी पल से मैंने उसको रोमियो जूलियट की तरह देखना शुरू किया। और फिर वही बात जो मैं पहले भी बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जब ये कहानियां एक्सचेंज होंगी, जब हामिद को उसके लाइफ के बारे में पता चलेगा, एक सिपाही के घर से दूर है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बच्चा पैदा हुआ है, वापस देखने के लिए नहीं जा पा रहा है, और जब इसको पता चलेगा कि वैसा ही कुछ स्ट्रगल ये भी कर रहा है, तो उनमें एक प्रेम होता है, वो रोमांटिक नहीं है, वो बड़ा एक ह्यूमन लव है। और कैसे वो फिर एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो प्रेम खत्म हो जाता है, जैसे कि क्लासिक लव स्टोरीज में होता है। और फिर एक लास्ट में सिंपल है, जब वो पेंट भेजता है तो बोलता है कि ले लिया ना तुमने, तो बोलता नहीं, अल्लाह ने भेजा। तो रिडेम्पशन है उसका। इसलिए मुझे वो कहा, मतलब मुझे एक्साइट किया वो आइडिया कि कुछ लिखना है। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, और उस फिल्म को काफी सराहना भी मिली थी, जो खास करके फिल्म आलोचकों ने काफी तारीफ की थी। मैं तो उस फिल्म पर और बात करना चाह रहा था, लेकिन समय वो मेरे पास 3 मिनट है, तो मैं आने वाली आपकी जो पिप्पा, अगर सही मैं उच्चारण कर रहा हूँ, पिप्पा ही है शायद, तो इसकी चर्चा अगर कर दें तो हमें और अच्छा लगेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, पीपा जो शब्द है, वो पीपा मतलब घी का डब्बा, पंजाबी में घी के डब्बे को पीपा बोलते हैं। मेरे ख्याल से भारत में और भी जगह पीपा बोलते हैं उसको। और 71 की कहानी है, 2 भाइयों की कहानी है जिन्होंने एक ही वॉर में लड़ाई लड़ी, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। 71 का वॉर है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाला कॉन्टेक्स्ट है, मुक्ति बानी का कॉन्टेक्स्ट है, भारत से सबसे पहले एम्फीबियस टैंक जो खरीदे थे और इस्तेमाल किए थे, एम्फीबियस मतलब जो पानी पे चलता है टैंक, वो इस लड़ाई के दौरान किए थे। एक्साइटिंग कहानी है काफी, इससे ज्यादा मैं अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं बता सकता, बट बहुत, मतलब सिर्फ वॉर फिल्म नहीं, वॉर फिल्म से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कहानी, तो बहुत मजा आया मुझे काम करने। नहीं तो आपको मजा आया तो हमें भी मजा आएगा ही देखने में, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो आपके गीतकार व्यक्तित्व पर कुछ चर्चा नहीं कर सका, क्योंकि आपने कहा कि मैं पंजाबी बैकग्राउंड का हूं, लेकिन आप झारखंड में भी रहे हैं, और जब आप भोजपुरी टोन में एक तरफ गीत लिखते हैं और एक तरफ जो है पूरे खड़ी बोली टोन में, और कोई कह नहीं सकता है कि ये रविंद्र रंधावा का ही दोनों गीत है। चाहे वो फिल्मिस्तान के गाने देखिए तो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो कैसे जो है गीत लिख लेते हैं कि कभी इधर और गीत? मुझे लगता है इसमें महानता हमारे देश की है। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, इतने कल्चर हैं, और चूंकि मैं मतलब मेरी एंसेस्ट्री पंजाब की है, मैं पैदा बिहार में हुआ, जो मतलब फॉर्मर बिहार और झारखंड, बंगाल में मैंने पढ़ाई की, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, तो इतने एक्सपोजर मुझे कल्चरली मिले। और भाषा, चूंकि मैं बॉर्डर पे था तो मैं बांग्ला भी बोल लेता, सुनता था, बोलता था, और भोजपुरी बहुत बोली जाती है हमारे वहाँ पे, वो भी सुनता था, आस पड़ोस में सब भोजपुरी बोलते थे, तो वो नेचुरली इन्वाइट कर लिया, मतलब एक्वायर कर ली, बहुत ज्यादा मुझे कोई एफर्ट। ये तो मतलब हमारे देश की मानता है, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर, और मुझे पता ही नहीं कब मैंने एक्वायर कर लिया, तो बिल्कुल कंफर्टेबली मैं लिख लेता हूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, और बहुत दिनों के बाद यहाँ हम मिले, लेकिन अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं, और आगे भी हम अपने साथ जोड़ के रखेंगे। हम आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहिए, गीत लिखते रहिए, बीच बीच में हमें भी थोड़ा समय मिल जाए तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा फायदा उठा लेंगे। आपने हमें समय दिया, खास करके हमारे कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, जिस 2 प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष झा, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जरूर हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो अगले कार्यक्रम के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ अमित जी। अगले वक्ता शायद आज जी